नमस्कार। कांस्य या ब्रॉन्ज ये सिर्फ एक धातु नहीं था, ये एक ऐसी क्रांति थी जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस टेक्नोलॉजी ने ताकतवर साम्राज्यों को गढ़ा या फिर उन साम्राज्यों ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया। आज हम इसी बड़ी बहस की गहराई में उतरेंगे जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी। ये तो इतिहास की वही क्लासिक पहेली है, पहले मुर्गी आई या अंडा। क्या कांसे जैसी कोई क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी पहले आई और उसने समाज को बदलने पर मजबूर कर दिया, या फिर उसे बनाने और संभालने के लिए एक जटिल समाज का पहले से मौजूद होना जरूरी था? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो चलिए एक साइड की कहानी सुनते हैं। ये वो थियोरी है जो कहती है कि टेक्नोलॉजी ही असली गेम चेंजर थी। इस आइडिया के मुताबिक कांसा बनाने की जो जबरदस्त चुनौती थी ना, उसी ने समाजों को मजबूर कर दिया कि वो एक ऑर्गेनाइज स्टेट बने। इस नजरिए को अक्सर चाइल्डियन व्यू भी कहते हैं, जो महान आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चाइल्ड के नाम पर है। उनका तर्क ये था कि कांसा बनाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं, इसकी इतनी सारी जो मांगे थीं उसने ही मजबूरन एक सेंट्रल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ब्यूरोक्रेसी और एक साफ सुथरे सामाजिक ऊंच नीच के सिस्टम को जन्म दिया। मतलब धातु की जरूरत ने ही स्टेट को बना दिया। जरा सोचिए इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। आपको चाहिए तांबा और टिन, जो हर जगह तो मिलते नहीं थे, तो उसके लिए सैकड़ों मील दूर तक के ट्रेड नेटवर्क्स बनाने पड़े। फिर इन धातुओं को पिघलाने और ढालने के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स चाहिए थी। फिर उन कारीगरों की पूरी फौज को खिलाना पिलाना भी था जो खेती नहीं कर रहे थे। और आखिर में कोई तो चाहिए था जो इन कीमती चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करे। ये सब कुछ बिना एक पावरफुल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के हो ही नहीं सकता था। और जानते हैं, हमारे पास इसके सबूत भी हैं, वो भी जमीन से निकले हुए। जरा प्राचीन मिस्र के बारे में सोचिए, जो देवदार की लकड़ी के लिए लेबनान तक जहाज भेजता था। या फिर इंडस वैली में हड़प्पा को देखिए, जहां खुदाई में कारीगरों के लिए अलग क्वार्टर और कांसा पिघलाने की भट्टियां तक मिली हैं। ये कोई छोटे मोटे काम नहीं थे। इन मुश्किल सप्लाई चेन्स और स्पेशल कारीगरों को मैनेज करने के लिए एक बिल्कुल नए लेवल के सामाजिक संगठन की जरूरत थी। पर रुकिए, क्या कहानी बस इतनी ही है? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। ये नजरिया कहता है कि भाई, जब तक आपके पास पहले से एक जटिल समाज ना हो, आप बड़े पैमाने पर धातु बनाना शुरू ही नहीं कर सकते। यहां टेक्नोलॉजी स्टेट को नहीं बनाती, बल्कि स्टेट का नतीजा होती है। इस आइडिया को कहते हैं टेक्नोलॉजी एज अ कॉन्सिक्वेंस, यानी नतीजे के तौर पर टेक्नोलॉजी। इसका मूल तर्क बहुत सिंपल है। मेटलर्जी एक लग्जरी है। मतलब इससे पहले कि आप खनिकों, व्यापारियों और कारीगरों की एक पूरी फौज खड़ी कर सकें, आपके पास खेती का एक मजबूत बेस होना चाहिए। मतलब सरप्लस खाना, और इन सबको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी। प्राचीन भारत की कहानी को देखें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे पहले नियोलिथिक क्रांति हुई, जिससे खेतीबाड़ी और बस्तियां बनी। इससे खाने का सरप्लस पैदा हुआ, जिसने कुछ लोगों को किसान के अलावा कुछ और बनने का मौका दिया। फिर आया ताम्रपाषाण युग, जहां पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल होने लगा। ये एक तरह की लर्निंग फेज थी। तो जब कांस्य युग आया ना, वो अचानक से कहीं से टपक नहीं पड़ा, वो पहले से ही विकसित हो रही शहरी सभ्यताओं के अंदर पनपा। और ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी बयां कर देती है। एकत्रित अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों द्वारा बनाए रखा गया था। इसका क्या मतलब हुआ? सीधा सा मतलब है कि बड़े पैमाने पर धातु के आने से पहले ही एक रूलिंग क्लास मौजूद थी। एक एलीट ग्रुप था जो किसानों से सरप्लस इकट्ठा करने और रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए काफी ताकतवर था। समाज पहले से ही बटा हुआ था। तो ठीक है, मुर्गी अंडे वाली बहस तो अपनी जगह है, पर एक और बड़ा सवाल है कि ये टेक्नोलॉजी फैली कैसे? क्या ये एक जगह लगी चिंगारी थी जो पूरी दुनिया में फैल गई, या फिर अलग अलग जगहों पर कई आग एक साथ जली? चलिए ये भी देखते हैं। तो इसको लेके ना पहले दो मेन थ्योरीज चलती थी। पहली है कल्चरल डिफ्यूजन, यानी ये आइडिया कि मेटलर्जी का आविष्कार एक ही जगह हुआ, शायद मेसोपोटामिया में, और फिर वहां से व्यापार या लड़ाई के जरिए बाकी दुनिया में फैला। दूसरी थ्योरी है इंडिपेंडेंट इन्वेंशन, जो कहती है कि नहीं, दुनिया में अलग अलग जगहों पर लोगों ने खुद से मेटलर्जी की खोज की। लेकिन जैसा कि ज्यादातर चीजों में होता है, असली कहानी इन दोनों के बीच में कहीं है। आज ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये असल में दोनों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्स था। इसे आप एक रेसिपी की तरह समझ सकते हैं। बेसिक आइडिया कि धातु कैसे बनाते हैं शायद फैल गया हो, लेकिन हर कल्चर ने उसमें अपने लोकल मसाले, अपनी ज़रूरतें और अपना स्टाइल डालकर उसे बिल्कुल नया बना दिया।
चीन की शैंग डायनेस्टी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब मेटल टेक्नोलॉजी वहां पहुंची तो वे जीरो से शुरू नहीं कर रहे थे। उनके पास पहले से ही ताकतवर राजा, एक ऑर्गेनाइज स्टेट और पीली नदी के पास एक जबरदस्त खेती का आधार था। उन्होंने इस नई टेक्नोलॉजी को लिया और इसे पूरी तरह से अपना बना लिया। उन्होंने ऐसे जटिल पूजा के बर्तन और हथियार बनाए जो उनकी ताकत का सिंबल थे। उनका स्टाइल दुनिया में किसी और जैसा नहीं था। ये क्लासिक केस है इंडिपेंडेंट इनोवेशन का। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचे? फैसला क्या है? क्या टेक्नोलॉजी ने स्टेट को बनाया या स्टेट ने टेक्नोलॉजी को? सच कहूं तो जवाब खुद कांस्य की तरह ही है। ये कोई एक शुद्ध तत्व नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स लॉय है। देखिए, इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। ये एक तरह का फीडबैक लूप था। एक जटिल होता समाज मेटलर्जी के लिए जमीन तैयार करता है और फिर मेटलर्जी अपने हथियारों और औजारों से उसी समाज को और भी ज्यादा ताकतवर बनने में मदद करती है। दोनों एक दूसरे को बनाते और बदलते चलेगा। और ये हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पे लाके खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आज की टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को कैसे बदल रही हैं और कैसे हमारे समाज और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम इन टेक्नोलॉजी के विकास को दिशा दे रहे हैं। ये वही पुरानी बहस है जो कांस्य की भट्टियों से शुरू हुई थी और आज भी हमारे डिजिटल वर्ल्ड में जिंदा है। इस पर सोचने के लिए अपना समय देने का शुक्रिया।